Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और guys, अगर आप AMU क्लास 11th डिप्लोमा या फिर जामिया डिप्लोमा या जामिया क्लास 11th या CHS या पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई साहब डेली लाइव क्लासेस चल रही है। वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू एंड दिस बैच इज नॉट ओनली फॉर AMU जामिया एंड CHS, दिस इज आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप इस साल बोर्ड्स देने वाले हैं तो फटाफट पहले तो अटेंडेंस लगाइए चैट बॉक्स में आके कि कौन कौन ज्वाइन कर चुका है। देन फर्दर वी विल स्टार्ट दिस सेशन। ओके, मोहम्मद सैफ अली। ओके, मोहम्मद सैफ अली is here and how many candidates are here, please tell me. Amir Alam, good evening to all of you. Okay, Harsh Raj, okay Harsh एंड बाकी सारे लोग बता दो एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर है, प्लीज टेल मी। देन फर्दर आई विल स्टार्ट द सेशन। एक बार कंफर्मेशन मिल जाए आप लोगों से कि सब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर है। गाइस फटाफट 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 बताते चलिए आप लोग कि एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। एम आई ऑडिबल, विजिबल और नॉट? क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके गाइस, प्लीज टेल मी। Everything is okay. Students are saying everything is okay. Okay, well done guys. Okay, ठीक है बच्चा पार्टी, तो शुरू करें। सारे लोग आ चुके हो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फटाक से शेयर कर दो क्योंकि 20-50 बच्चों को पढ़ाने नहीं है आप लोग, कम से कम 100 की स्ट्रेंथ आने वाले टाइम में होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा यार। मैं तुम्हें ठोक के कहता हूँ कि पूरे अलीगढ़ में जो लोग 15-20 हज़ार भी तुमसे ले रहे हैं ऐसा कंटेंट नहीं देंगे। मैं पूरी DPP लगवा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें दे दूंगा, पूरी PYQ सॉल्व करवा दूंगा अगर तुम लोग रेगुलर रहोगे तो। क्योंकि क्या है ना कि जितनी एनर्जी मेरे पास, जो फ्यूल है, मेरी जो एनर्जी है वो कहां से आती है? तुमसे आती है। यू गाइज आर माई फ्यूल। अब हर इंजन को चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे इंजन को भी चलने के लिए, यहाँ स्मार्ट बोर्ड पे कलम चलने के लिए भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। एंड योर नंबर इज माई फ्यूल। सो नंबर इंक्रीज करो, मन लगा के पढ़ाई करो। अगले संडे तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर सिस्टम का टेस्ट है, तो ट्राई करो कि टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओ। बिकॉज मैं बहुत डीपली कनेक्टेड हूं तुमसे, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी, ऐप के द्वारा भी, और आई विल चेक योर मार्क्स कि तुम में से कौन सबसे अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि गाइस आपको जो डेली या ये जो पूरा कोर्स, ये जो रैंक बूस्टर सीरीज है, ये कोर्स है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेगा। हाँ, ऐप पर आपको 1 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 0 रुपए का हम कोर्स बना नहीं सकते हैं, बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू पे 1 रुपीज ऑन ऐप। लेकिन क्लास के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा यूट्यूब पर, DPP आपको मिल जाएगा ऐप पर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और जो फुल टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। क्लास नोट्स ऐप पर मिल जाएंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम आपका डाउट भी सॉल्व कर देंगे। और चैप्टर वाइज फ्री PYQ की जो किताब है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अपने ऐप पर, उसकी ई बुक आपको मिल जाएगी क्लास 11th और डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए। एक बात और जो सबसे ज़रूरी है कि इस क्लास में, इस कोर्स में आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए और टेस्ट में भी 75% टेस्ट आपको, मिनिमम 75% टेस्ट आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। जो भी बच्चा इससे कम टेस्ट अटेम्प्ट करेगा उसके सब्सक्रिप्शन को, जो 1 रुपए का पेमेंट करके तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसको मैं रद्द करवा दूंगा और रद्द करवाने के बाद से फिर तुम अगेन उसे ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो लोग भी कोर्स में बने रहना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, उनको क्लासेस लेना मॉनिटरी है और टेस्ट भी लेना मॉनिटरी है। जल्दी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अटेंडेंस सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। हर बार क्लास में या यहीं पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, हर बार क्लास में अपना अटेंडेंस तो आपको डालना ही होगा। जिसका भी 75% से कम होगा, आई विल रिमूव हिम फ्रॉम द ग्रुप
एंड फ्रॉम द कोर्स ऑल्सो। ये बात आपको ध्यान रखना है, फ्री है तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये चीज पढ़ने के लिए आपको 20,000 भी देना पड़ सकता है। आप हमारे यहाँ भी ऑफलाइन में आओगे ना, जब 15-20,000 हम भी ले लेंगे, और अलीगढ़ में कोई भी कोचिंग 15-20,000 आपसे वसूल लेगी सिर्फ यही कंटेंट। इससे भी मतलब इतना तो लोग पढ़ाते भी नहीं है बहुत सारे कोचिंगों में, आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। और ये आपके मेंटर्स हैं जो आपके इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो हमने पूरा प्लान बना रखा है, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कराई जाएगी, बशर्ते आपको रेगुलर रहना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना सीखने की ललक है, आप हमसे कितना सीखना चाहते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप हमसे सीख गए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप उतना मेहनत करके पढ़ो जितना मेहनत से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्ड, और हम तो मेहनत कराने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए रेडी है ही। ये सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और टीचर पे बिल्कुल शक मत करना, क्योंकि हम लोग IIT JEE लेवल तक का पढ़ाते हैं। अगर तुम 11th क्लियर कर भी लिए और तुम्हें लगा कि AMU में बीटेक में करना है, AMU में बीटेक में एडमिशन लेना है, तो भी तुम हमारे पास ही पढ़ने आओगे, तो तुम बहुत आगे तक के साथी हो हमारे लिए। तो बिल्कुल शक मत करना, आराम से सिलेक्शन होगा अगर तुम रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की टाइमिंग 5 से 6 बजे तक की है, और उसके बाद अभी ललित सर ले रहे हैं 6:15 से 7:30 तक। बाकी तुम्हारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सेकंड जल्दी ही स्टार्ट होगा। ओके, जो लोग ऑफलाइन हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फ्री में भी आके डाउट सेशन के टाइम पे हमसे फ्री में क्वेश्चन ऑफलाइन सेंटर पे पूछ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर किसी को कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पड़ी हुई है। ओके गाइस, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि किसी भी, या हमने यहां तक देख लिया था कि किसी भी मेटल में, किसी भी, हमने पहले एक बार रिकैप करो, 1 मिनट रिकैप करो कि इससे पहले पहले क्या पढ़ा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, पूरे कोर्स में अब तक क्या पढ़ा हुआ है, जल्दी बताओ। टेक्नो, राशिद, फाजिला, यस, ओके। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो चैट आपको करते रहना है, चैट में रिस्पॉन्स आपको करते रहना है। अभी थोड़े अपने दिमाग को दर्द दो, सोचो क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, है ना, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा, जैसे वाटर फ्लो करता है तो क्या बनता है, वाटर का करंट बनता है, वैसे चार्ज फ्लो करता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। या चार्ज का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अभी जो चार्ज है ये कैसे आता है, तो भाई साहब हर एटम में ऑलरेडी चार्ज है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ऑलरेडी पाए जाते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जितने किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर उस एटम से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर उस पर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करेंगे, जहां से निकालेंगे वहां पॉजिटिव, जहां डालेंगे वहां निगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये रही चार्ज की बात। फिर आए गुलाम जी आए, उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं ए और बी, तो इनके बीच अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और आर दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, और साथ ही साथ हमें भी पता है कि अगर दो लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर दो अनलाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात याद है कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। यस सर याद है, अपने को याद है, हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा कर रखा है। अच्छा, कूलाम का नियम क्या बोलता है, कूलाम का नियम क्या बोलता है कि भाई साहब अगर एक मान लो Q1 चार्ज पार्टिकल है, मैं एक बार रिकैप करवाना हूं, रिकैप बड़ा जरूरी है वरना कुछ याद नहीं रहेगा। Q1 चार्ज पार्टिकल है, एक Q2 चार्ज पार्टिकल है, ये R दूरी पर रखा गया है, तो इनके बीच एक फोर्स लगने लगेगा। फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, कैसे पता चलेगा, तो साहब रिपल्सिव या अट्रैक्टिव इस बात से पता चलेगा कि ये सेम नेचर के हैं या अपोजिट नेचर के हैं। तो अच्छा भाई, ये बात तो अपने को समझ में आ रहा है। इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा चार्ज है, ए प्रोपोर्शनल टू Q1, ए प्रोपोर्शनल टू Q2, और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितना नजदीक रखा गया है। अब नजदीक रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर रखोगे, आर की वैल्यू ज्यादा करोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब आर बढ़ाने पर फोर्स कम होगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसके स्क्वायर के एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, तो के की वैल्यू होती है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 9 × 10⁻⁴
9। अरे में पॉइंट और नॉट? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक कूलाम का बेसिक नियम था, हमको ये बात याद है। आर यू में पॉइंट और नॉट? अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसका एक फील्ड है, इसका एक क्षेत्र है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को लेके आऊंगा तो फोर्स महसूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वह रीजन है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने पर यह क्या करने लगता है, एक तरीके का या तो अगर सेम नेचर का है तो प्रतिकर्षण बल रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन फोर्स महसूस करने लगता है। अच्छा, कहां पे फोर्स ज्यादा महसूस करेगा और कहां पे कम महसूस करेगा, ये बात पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? F अपान क्यू नॉट के बराबर। मतलब जिस चार्ज को लेके आए हो वो चार्ज कितना फोर्स महसूस कर रहा है, इन दोनों का रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तुम्हारा यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका यूनिट होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा भाई साहब, ये बात हो गई थी। अब इसके बाद कोई, अब देखो कॉपी नहीं छूना है, ऐसे अपने मन से सोचना है जैसे मैं सोच के बता रहा हूं। इसके बाद कौन सी बात हुई थी? इसके बाद बात हुई थी कि सर करंट क्या होता है। तो करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसको हम करंट बोलते हैं। अच्छा, एक फार्मूला हमने और पढ़ा था कि अगर n इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हो तो q की जो वैल्यू होगी n ही होगी, या फिर अगर q चार्ज बनाना है n इलेक्ट्रॉन मिला के तो n की बराबर होगा q। तो हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू यहां से it और इज इक्वल टू ne ऑल्सो। तो ये फॉर्मूला से हमारे डीपीपी के मोस्टली सवाल सॉल्व हो चुके होंगे। अच्छा, फिर हमने बोला था कि करंट किसमें किसमें फ्लो होता है, किसमें किसमें नहीं फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के पीछे का रीजन क्या है? तो करंट फ्लो होने के पीछे का रीजन क्या है भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरीके से अगर वाटर फ्लो होना है, अगर मैं इस स्लैब पर मान लो यह एक क्या है भाई साहब? यह एक इंक्लाइंड प्लेन है। अगर मैं यहाँ एक बोतल से वाटर गिराऊं तो वाटर किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, वाटर फ्लो होगा हाई से लो, हाई हाइट से लो की तरफ। यही सेम चीज टेम्परेचर में भी है। अगर यहाँ पे आग है और यहाँ पे आग जल रहा है और यहाँ पे आइस का टुकड़ा रखा हुआ है, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी? गर्माहट किधर से, टेम्परेचर किधर से किधर फ्लो, हीट किधर से किधर फ्लो होगा? इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगा साहब? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा। मतलब वाटर करंट हाइट से लो हाइट की तरफ है ना, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ। उसी तरीके से हीट करंट किधर फ्लो हो रहा है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इसी तरीके से करंट किधर फ्लो होगा? तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल। करंट किधर से किधर फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। किधर? लो पोटेंशियल की तरफ। और यही रीजन है कि अगर कोई एक वायर है और अगर इस वायर को हम किसी पोटेंशियल, इस वायर में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या फिर मैं किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया हूं, तो इसमें जो करंट बहेगा वो जीरो बहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं बहेगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। लेकिन और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन ये बैटरी क्या कर रहा है? एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हाई वोल्टेज, निगेटिव टर्मिनल का मतलब लो वोल्टेज। अब चूंकि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज यहाँ आ गए तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा। और इस चीज को हमने कल देखा भी था कि जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर करंट हमारा इधर मूव करता है। हमने कल यहां तक करा था। अब आगे कितने लोग को यहां तक समझ में आया? एक सांस में सब याद कर जाओ, एक सांस में। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें कमजोर नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कमजोर नहीं महसूस होगा, तुम्हें लगेगा सब आता है।
क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 5 तक जो सर ने पढ़ाया सब आता है, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, रिवीजन बार बार बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के रख लो। कोई भी दुनिया में दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा खुद को टॉपर भी कहता हो, वो भी ये बात नहीं कह सकता है कि विदाउट रिवीजन किसी का सिलेक्शन हुआ हो आज तक। विदाउट रिवीजन किसी का किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये तुम लिख के रख लो। अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है तो रिवीजन बार 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 करना पड़ेगा, और मैं भी बार बार तुम्हें हर क्लास से पहले रिकैप करवाता रहूंगा ताकि तुम्हें सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद हो, कोई भी चीज ना छूटे। चलो, तो अब सवाल ये है कि साहब एक बात बताइए, आप बड़ा कह रहे हो कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। तो ये एक्चुअली में पोटेंशियल है क्या? ये पोटेंशियल है क्या? अब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, बैटरी के अंदर क्या होता है? तो बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हमने तुम्हें बताया था कि बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम क्या है? बोलो, बैटरी का काम क्या है? वो बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक खींचता है, लेकिन बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो बैटरी चार्ज पे काम करता है और फिर इसको उठा के यहां तक पहुंचाता है, और फिर पॉजिटिव टर्मिनल खींचता है, और फिर बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करके यहां इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाता है। मतलब जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में आएगा, या दूसरे शब्दों में कहूं तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा उतना ही यहां से निकल के यहां जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी तो भी तुम मुझे बताना, क्योंकि अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने चैप्टर को। मैंने तुम्हें एक बात से कोरिलेट करके दिखाया था कि जब हम लोग पहले यहां से स्लाइड करते थे बचपन में, तो हम यहां तक तो स्लाइड कर जाते थे, पर फिर हमें यहां से जाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता था जो हमें उठा के यहां फिर ले जाके रखता था, और फिर हम स्लाइड करते थे, फिर ले जाके रखता था, और एक क्या प्रोसेस चलता रहता था उसी तरीके से। अच्छा, एक प्रोसेस कब तक चल रहा है? जब तक कोई बंदा हमें यहां से यहां तक उठा के रख रहा है, और यहां से यहां तक ले जाने में उसको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। और बैटरी को भी यही काम करना पड़ता है। बैटरी भी क्या करता है? बैटरी के अंदर जब तक एनर्जी रहती है, हम बोलते हैं कि बैटरी जब तक चार्ज्ड है, जब तक एनर्जी इसके अंदर रहती है, बैटरी एनर्जी स्टोर करके रखता है और वही एनर्जी खर्च करता है हमारे ऊपर। जब तक बैटरी के पास एनर्जी रहती है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां ले जाता है। अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जब बैटरी की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ये ले जाना बंद कर देता है, फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये बेसिक रीजन है हम जो रियल लाइफ में देखते हैं। ओके, तो चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। अब यहां से आपका आपका आज का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कितने लोग रेडी हैं भाई साहब बता दो। जो लोग रेडी हो गए हो बता दें फटाफट कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, बहुत बढ़िया। सैफ अली आ गया, फाजिला। तो अभी तुम लोग कॉन्फिडेंट हो अब तक जितना पढ़े हो उस पे? अगर कॉन्फिडेंट हो तो आज का लेक्चर और भी शानदार है, मजेदार है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन। अब ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे देखो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है भाई साहब? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पॉइंट ए है। अब समझना, तुम अच्छे से समझो। मैं इंफिनिटी से, कहां से बच्चा पार्टी? मैं इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, अब ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक लेके आ रहा हूं, और बिना एक्सेलरेशन के, मतलब इस पे कोई मैं इसको एक्सेलरेट नहीं करा रहा हूं, इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, मैं इसको यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो यहां से यहां तक लेके आने में जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे कैसे? मैं तुम्हें बताता हूं।
पहले काम क्यों करना पड़ेगा सोचो। अब जैसे इसको यहां से यहां तक लेके आओगे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसके अगेंस्ट हम काम करें। लेकिन जैसे ही मेरा पॉइंट चार्ज इसमें घुसेगा, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो इधर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो क्या वह इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ धक्का दे रही है, पर मुझे लेके जाना है ए तक, तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अगेंस्ट काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो जो ये काम होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। अब चूंकि ये क्यू नॉट चार्ज था, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वर्क के बराबर है। अब क्यू नॉट मतलब 1 कूलम चार्ज है। अगर एक क्यू नॉट चार्ज होने के बजाय क्यू चार्ज होता, तब वर्क कितना, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितने लोग को ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जब भी किसी यूनिट चार्ज को, हम इसको डिफाइन करते हैं कि किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आने पर जो काम किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितने लोगों को बात समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे इसको डिफाइन करना है? यस और नॉट? यस और नॉट? आमिर आलम बहुत बढ़िया, फजीला ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो हमेशा अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं हमेशा बात करूं तो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है। तो VA की जो वैल्यू आई वर्क अपान चार्ज के इक्वल में आई। किसके इक्वल में आई? वर्क अपान चार्ज। या मैं बोल सकता हूं कि वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। किसका डायरेक्शन दिखा रहा हूं बच्चा? पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर अपना यूनिट चार्ज क्यू है। अब इस पॉइंट बी पर एक यूनिट चार्ज क्यू रखा गया है, तो इस पे फोर्स किधर की दिशा में लगेगा? तो हमें पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। कितने लोगों को पता है कि फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई के बराबर होती है? क्यों 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 भाई? क्योंकि E इज इक्वल टू होता है F अपान Q, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? E इंटू क्यू के बराबर होगी। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं इस डायरेक्शन में? हाँ सर लगेगा। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धक्का देना चाहता है और मैं इसको यहां लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे इसे यहां से यहां ले जाने में काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर करना पड़ेगा। तो ये जो काम होगा ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, या फिर अगर मैं बोलूं तो VA माइनस VB के बराबर होगा। यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के बराबर मुझे काम करना पड़ेगा अगर Q नॉट चार्ज है तो। लेकिन Q नॉट चार्ज मतलब क्या? 1 कूलम चार्ज है। लेकिन Q नॉट चार्ज के बजाय अगर Q चार्ज होता तो हम Q से डिवाइड कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाती। मैं QAB को लिख देता हूं V डेल्टा V लिख देता हूं, क्योंकि चेंज है इज इक्वल टू W/Q। अब ये चूंकि डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू फ्रॉम पॉइंट 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? अच्छा वर्क क्यों करना पड़ रहा है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको यहां से यहां तक लेके आने में वर्क क्यों करना पड़ रहा है। और ये जो वर्क है ना वो किसके बराबर है? यहां से यहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ या ना बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर आने में जो काम किया जाता है वो किसके बराबर होता है? उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर किसी एक पॉइंट से
किसी दूसरे पॉइंट के बीच अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट और जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसको लेके जाऊंगा, चार्ज पार्टिकल को लेकर जाऊंगा, और लेकर जाने के लिए जो मुझे काम करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। कितने लोगों को पहले फील हुआ? अगर फील हुआ तो बताओ, नहीं फील हुआ तो भी बताओ। क्या इसमें दो लाइन लिख सकते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सम दैट विल नॉट बी ओके, बिकॉज तब तक काफी लेट हो चुका होगा। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो यू कैन ट्राई। ओके, कितने लोग को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हें क्लियर हो गया हो तो तुम मुझे बता दो, यस और नो, यस और नो। अगर ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो तो तुम मुझे बता दो, तुम मुझे बता दो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या निकलेगा? पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, वर्क अपॉन चार्ज ही होगा। डेल्टा वी का भी फार्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज ही होगा। सिंपल बात है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच का, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, हम क्या करेंगे? मान लो यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, क्योंकि पॉइंट बी का भी अपना एक पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए का भी अपना एक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होगा। तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, मैं उस पॉइंट से चार्ज पार्टिकल को दूसरे पॉइंट पर लेके जाऊंगा और देख लूंगा कि कितना काम करना पड़ रहा है। वो जो काम करना पड़ रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ठीक। लेकिन अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके जा रहा था, यूनिट चार्ज के बजाय अगर कोई और चार्ज होता तो मैं उस चार्ज से भाग दे दूंगा। ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है, बढ़िया। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक सवाल है कि हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम इस पॉइंट टू दैट पॉइंट। दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस है 118 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस है 128 वोल्ट, और पॉइंट ए से 2 कूलम चार्ज को बी तक लेके जाया जा रहा है। तो तुम्हें बताना है कि कितना काम करना पड़ेगा, पॉइंट ए से बी तक लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन तुम्हें बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है साहब, जब अब चूंकि यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 10 है ना। यहां से यहां के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस 10 वोल्ट का है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं यहां से यहां एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आ रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। अगर मुझे वर्क निकालना हो तो मैं वर्क इज इक्वल टू क्या बोलूंगा? क्यू डेल्टा वी। और उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? क्यू ई, है ना। तो हमें वर्क का फॉर्मूला याद है, वर्क का फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। तो वर्क इज इक्वल टू लिख दूंगा, दो चार्ज की वैल्यू 2 है और डेल्टा वी कितना है, यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं तो 120 अपन 120 128 माइनस 18 दैट इज 10। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और वर्क को मापते किस में है? जूल में। कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा, इसका यूनिट भी याद रख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट याद रख लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। मैं ये सब मिटा देता हूं। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होगा? तो डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कुलाम। तो वैसे तो पोटेंशियल का यूनिट होना चाहिए जूल पर कुलाम, ठीक है, लेकिन हम इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। और यही तुम्हारे घर में आता है कि वोल्टेज कितना है, याद है? लोग बोलते हैं कि इतना वोल्टेज है ना, 220 वोल्ट आ रहा है ना। अब चूंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्योंकि जो तुम्हारी यहाँ मेन लाइन आ रही है वो 220 वोल्ट की है और दूसरी वाली ग्राउंड पे है। अब ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होता है? अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तो चूंकि पोटेंशियल का एक डिफरेंस है, इसी वजह से तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। समझे कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? व्हाट आई एम सेइंग टू यू, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अगर समझ में आया, तुम्हारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आने का कारण है भाई, समझ में आया? पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर पोटेंशियल में डिफरेंस ना हो तो क्या करंट बह सकती है? बोलो, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करंट फ्लो हो सकता है?
नहीं सर, कभी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अगर आप करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। एम आई राइट रॉन्ग? यस, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो अब पहले हम ना थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम चीजों को समझेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने बचपन में भी किया है, तुम भी किए होगे। होता है क्या? होता है एक सेल है, एक ड्राई सेल है, कोई सा भी सेल लेके आओ, है ना। अब क्या करो, उस सेल के अब हर सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। अब मैंने क्या किया, उस सेल को एक छोटे से बल्ब से, अरे आते हैं छोटे छोटे बल्ब आते हैं, छोटे छोटे बल्ब आते हैं। अच्छा, बड़े वाले बल्ब को जोड़ोगे तो नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि इसका ये बहुत कम वोल्ट का होगा ना। ऐसे 6 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 3 वोल्ट की बैटरी होती है। ये जो सेल होते हैं कितने वोल्ट के होते हैं? ये मेरे पास भी था यार, कहाँ गया? हाँ, जैसे देखो, एक एक मेरे पास भी है, ड्यूरोशेल, है ना। अब ये वाला जो टर्मिनल है, देखो ये वाला दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? ये क्या दिख रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल लिखा हुआ है, ये खुद बता रहा है। और यहाँ पे लिखा होगा दूसरा वाला क्या है? निगेटिव टर्मिनल है। देखो जो पॉजिटिव है उस पर लिख दिया कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरा वाला इधर वाला निगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने इस सेल को यहाँ रखा और पॉजिटिव टर्मिनल से इसको, इसके इस वाले को ऐड किया और दूसरे से बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट को ऐड कर दिया। अब हुआ क्या? अब यहाँ पे मैंने एक प्लग लगा दिया। प्लग क्या है? इससे मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, प्लग को क्लोज कर दिया, मतलब इसको ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये जो टॉर्च का बल्ब है ये जलने लगेगा। क्या होगा? जलने लगेगा। अब सुनो, जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। हमारे घर के स्विच भी कुछ ऐसा ही काम करता है। तो मैंने ऑफ कर दिया तो ये सर्किट कैसा हो गया? ओपन हो गया। और जैसे ही मैंने ऑन 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 किया था तो ये सर्किट कैसा हो गया था? ऑफ हो गया था। तुम घर पे भी करके देख सकते हो। अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इसमें पहला बात यह है कि कभी भी किसी भी सर्किट में पहले सर्किट क्या होता है? तो द पाथ along द करंट फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। अब मुझे अगर फिजिक्स की भाषा में अगर मुझे इसे ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि एक सेल है, उसके साथ एक बल्ब जुड़ा है। अब बल्ब में क्या है? रेजिस्टेंस है, और ऐसे में ड्रॉ करूंगा तो दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ सर्किट। तो आगे अगर मैं कोई सर्किट बोलूंगा ना तो सर्किट सोच के घबराना मत। सर्किट में क्या समझ लेना कि बहुत सारे एलिमेंट जुड़े होंगे और उसमें क्या हो? फ्लो हो रहा होगा। अब वो एलिमेंट बल्ब हो सकता है, वो एलिमेंट फैन हो सकता है, वो एलिमेंट कुछ और एलिमेंट हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट जुड़े होंगे और उसमें क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब जिस पाथ के अलोंग करंट फ्लो होती है उसको हम सर्किट बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो सर्किट है सर्किट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सर्किट कटा हुआ। अगर मैं इसको यहां से वायर काट दूं तो करंट नहीं फ्लो हो सकता है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? करंट फ्लो होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि सर्किट जो हो क्लोज हो। सर्किट जो हो क्लोज हो। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब सर्किट क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगा। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तुम्हें बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आई? अरे तुम वैसे भी सोचो ना, बेसिक बात है। करंट ओपन सर्किट में क्यों नहीं फ्लो होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बनेगा। अगर मैं यहां से सर्किट को काट दूं, यहां से सर्किट को काट दूं, या यहां से सर्किट को काट दूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएंगे ना, पाथ ही पूरा नहीं होगा। अब जब पाथ पूरा नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो होगा? करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए पहले बात यह है कि सर्किट को क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अब इससे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि पहला, इन द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। सर्किट क्या होता है कि जिस भी क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसको हम सर्किट बोलते हैं। ठीक। द बल्ब इन द एक्टिविटी ब्लो, इसमें बल्ब क्यों ब्लो हो रहा है? कि बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। मतलब सर्किट अगर कंप्लीट है, सर्किट अगर क्लोज है तो ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और तीसरे में क्या है कि द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कनेक्ट
आर एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन, अगर सर्किट में कहीं पे भी कनेक्शन ब्रोक कर दिया जाए या वायर को कहीं से भी कट कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। रीजन क्या है इस करंट फ्लो नहीं होने का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को आने का पाथ ही नहीं मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में एंटर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे एग्जिट करेंगे और फिर कैसे करंट फ्लो होगा, करंट कांट बी फ्लोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ या ना, यस और नो बोलो ना, यस और नो बोलो, यस, ठीक है चलो ओके अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक में, दैट इज ओम्स लॉ। अब मैं आगे सर्किट बनाऊंगा, बोलूंगा सर्किट, तो सर्किट सोच के डरना मत कि सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या होता है कि ऐसा क्लोज पाथ या ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, सिंपल, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो सर्किट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब सर्किट में क्या हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तुम्हारा रजिस्टर हो सकता है, तुम्हारी बैटरी हो सकती है, तुम्हारा कैपेसिटर हो सकता है, तुम्हारा इंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर्किट में, जो भी चीज है। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। अब तुम थोड़ा समझना ओम्स लॉ क्या बोलता है। तुमने अभी पोटेंशियल पढ़ लिया और करंट पढ़ लिया। तुमने ही बोला था कि भैया करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, या फिर किसी भी वायर में करंट तभी फ्लो होगा जब उसको किसी बैटरी से जोड़ा जाएगा। तुमने ही बोला ना, तुमने ही बोला ना, हाँ या ना, ये तुमने ही बोला ना। तो अगर मान लो एक वायर है, अगर एक वायर है उसको मैं एक बैटरी से जोड़ रहा हूं। अब बैटरी कितने वोल्ट की होगी, पोटेंशियल को किससे मापते हैं, वोल्ट से। मान लो बैटरी है मेरी 12 वोल्ट की, तो तुम बताओ कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा इसमें, करंट कितना फ्लो होगा बताओ। चलो, तो हमें कैसे पता, क्योंकि हमने करंट का अभी तक एक फार्मूला पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। बाकी वोल्टेज लगाने पे कितना करंट फ्लो होगा अपने को नहीं पता। तो इस चीज को बताया किसने, ओम ने। किसने, ओम ने। अब ओम का कहना क्या था समझो। ओम साहब ने एक वायर लिया, क्या लिया, एक वायर। सारे लोग बताओ फटाक से, समझ में आ रहा है कि नहीं ओम्स का नियम, ओम का नियम समझ में आ रहा है कि नहीं, ओम्स लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे लोग बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। हाँ बहुत सही, सैफ अली और कुछ बच्चों ने बता भी दिया कि V इज इक्वल टू आई आर, कि इतना करंट फ्लो होगा। लेकिन समझो पहले, मैं तो तुम्हें समझाता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ। उन्होंने एक वायर लिया, क्या लिया, एक वायर लिया, उसको एक बैटरी से जोड़ा। अब बैटरी का पोटेंशियल वो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते थे। तो जैसे ही उन्होंने एक बैटरी से जोड़ा, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये करंट फ्लो होने लगा। इसमें बैटरी में क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। क्या क्या फ्लो होने लगा बच्चा पार्टी, एक करंट फ्लो होने लगा, वी इन्होंने V वोल्ट की बैटरी जोड़ा तो I करंट फ्लो हुआ। उन्होंने जब 2V बैटरी जोड़ी तो 2I करंट फ्लो हुआ। जैसे अगर 3V बैटरी जोड़ी तो 3I करंट फ्लो हुआ। मतलब उन्होंने देखा कि मैं जैसे जैसे भी बढ़ाता जा रहा हूं, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं। पहले 4 वोल्ट की बैटरी जोड़ लगाए थे, फिर 6 वोल्ट की लगाया, फिर 8 वोल्ट की लगाया। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, इस कंडक्टर में करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, हाँ या ना, या आई प्रोपोर्शनल है भी के। मैं भी बढ़ाऊंगा तो आई बढ़ेगा, भी बढ़ाऊंगा तो आई बढ़ेगा। जिस रेशियो से भी बढ़ेगा उसी रेशियो से आई बढ़ेगा। भी को दुगना किया जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, तो आई भी दुगना हो गया। भी को 3 गुना किया तो आई भी 3 गुना हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आई कि हाँ, अच्छा ये बात थी क्या, ये बात थी क्या, हाँ सर यही बात थी। तो तुम बताओ फिजिक्स का नियम क्या बोलता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। तो वो कांस्टेंट इन्होंने दे दिया कि V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दीजिए R इंटू आई। R क्या है, R को बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। R को क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। अच्छा, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ बातों का ध्यान रखा था। क्यों ध्यान रखा था, इन्होंने बोला था कि द करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इन। अब इस एक मेटेलिक एलिमेंट है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसके इंड पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया है, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। तो ये जो करंट, इसमें जो बहने वाली करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसके अक्रॉस लगे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब। ओम ने क्या बोला,
ओम ने क्या बोला कि किसी भी वायर में बहने वाली करंट उसके सिरों, उसके टर्मिनल के क्रॉस लगने वाले, देखो इसके एक टर्मिनल से बैटरी, मतलब दोनों टर्मिनल से बैटरी जुड़ी है, तो इसके टर्मिनल के क्रॉस क्या है, एक वोल्टेज डिफरेंस है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, लगने वाले वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, किसके है, प्रोपोर्शनल है। इन्होंने ये बात बोल दिया, इन्होंने ओम्स लॉ में, बशर्ते वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब उन्होंने वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो खेल ही बिगड़ जाएगा, फिर प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, फिर किसी और रिलेशन के साथ आएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में आया, हाँ या ना? यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यस सर नो, कितने लोग को समझ में आया? ओम ने क्या किया, ओम ने एक कंडक्टर लिया, एक वायर लिया, उसके क्रॉस क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगा सकते हो, बैटरी लगा के। तो उन्होंने एक बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो उन्होंने देखा कि जो वायर में करंट फ्लो हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ बात का ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा, कि वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखें, इन चीजों को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर कांस्टेंट रखें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बहने वाली करंट होगी, जो बहने वाली धारा होगी, उसके सिरों के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगी, भी प्रोपोर्शनल टू आई। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज आर। तो फॉर्मूला हमारे निकल के आया V इज इक्वल टू आई आर। क्या निकल के आया, V इज इक्वल टू आई आर। ए V क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ओम के एक्सपेरिमेंट से तीन मेजर रिजल्ट निकाले गए, जो कि अपने को अभी ध्यान रखना है। पहले एक सवाल थोड़ा ओम के एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक ओम के उस पे करते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा करना। एक वायर है जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं दे देता हूं 10 ओम का, 10 ओम का। इसके पॉइंट ए पर 25 वोल्ट है और पॉइंट बी पर 15 वोल्ट है। तुम्हें बताना है कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। कैन यू फाइंड द करंट फ्लोइंग? अब क्या यहां करंट फ्लो होगा? हाँ सर करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, जहां पे भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वहां करंट फ्लो होगा। यहाँ 25 वोल्ट है, यहाँ 15 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो करंट फ्लो होना लाजमी है। कितना करंट फ्लो होगा ओम के नियम से निकाला जा सकता है। कैन यू फाइंड दिस प्लीज गाइस, कैन यू फाइंड दिस? ओम के नियमानुसार क्या फाइंड कर सकते हो आप लोग? प्लीज प्लीज, इस क्वेश्चन को तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे, मेरे हिसाब से दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड। कुछ लोगों के आंसर भी आएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो करंट इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको डेल्टा V लिख लो और बढ़िया रहेगा। डेल्टा V कितना है? तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, मैं लिख सकता हूँ V हाई माइनस V लो बाई आर। V हाई कितना है, 25 माइनस 15 10, 10 बटा, अरे 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10, 10 बटा 10, दैट विल बी 1 एम्पियर। करंट को एम्पियर में मापते हैं तो मैंने उसका यूनिट लिख दिया 1 एम्पियर। कितने लोग कह रहे हैं सही बात है, हाँ या ना? अगर ये सवाल लग गया, अरे 0.5 कैसे आ रहा है भाई, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे 25 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा वी बाई आर होगी। आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चा पार्टी, डेल्टा वी बाई आर होगा, है या ना? अरे तुम लोग इस सवाल में गलती कर दिए ना, ना एक्सपेक्टेड नहीं था यार, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तुम लोग को ओम का नियम समझ में आया है कि नहीं?
पहले बता, ओम का नियम समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर ओम का नियम नहीं समझ में आया, ओम के नियम को लगाना नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर मैं इसी का एक और सवाल कराऊंगा, और जब तक सवाल सही नहीं करोगे खुद से, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या क्वेश्चन तुमसे समझ में आया? चलो एक सवाल कर देते हैं, और कर देते हैं एक सवाल ना, क्या जा रहा है। एक एग्जांपल और कर लो यहाँ, ये नोट्स में डाल दूंगा, कल वाला डालना भूल गया था और सेव भी नहीं किया था। चलो एक क्वेश्चन है, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, ठीक है। ई है 0 वोल्ट, ई है -100 वोल्ट, फाइंड द करंट। एंड डायरेक्शन आल्सो। दिस इज ए, दिस इज बी। चलिए बताइए, बताइए ए से बी। पहली बात, यहाँ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये तो 0 वोल्ट का है, ये -100 वोल्ट का है, क्या करंट फ्लो होगा? हाँ सर करंट फ्लो होगा। क्यों? क्यों फ्लो होगा? बोलो क्यों फ्लो होगा? क्योंकि सर पोटेंशियल में डिफरेंस है। अच्छा, ए से बी के तरफ फ्लो होगा या बी से ए के तरफ फ्लो होगा? किधर के तरफ फ्लो होगा ये भी बता दो। अगर तुम्हें पकड़ लिए कि फ्लो होगा, तो किधर के तरफ फ्लो होगा ये भी बता दो। ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा? तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, पहली बात, सॉल्यूशन हमेशा फ्लो, करंट किधर से किधर फ्लो होता है? करंट किधर से किधर फ्लो होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो, करंट always flow from high potential to low potential। हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो पहले तुम्हें बताना है कि हाई ए है या हाई बी है, ए हाई पोटेंशियल पे है या बी हाई पोटेंशियल पे है? पहले बताओ, ए हाई पोटेंशियल है या बी हाई पोटेंशियल है? साहब ये तो माइनस में है, ये 0 है, तो ए हाई पोटेंशियल पे है, तो करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा? तो ये तो बहुत सिंपल है, आई इज इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा वी बाई आर, हाई माइनस लो, तो 0 माइनस -100 बटा आर, दैट विल बी 10, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर आंसर। करंट करंट क्या होता है बच्चा? एम्पियर। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। फजीला का आंसर सही है, रौनक का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ये कौन है? A2D डिजिटल नॉलेज, ओके। अबू तालिब का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। तो ओम के नियम से 3 रिजल्ट निकाले गए। पहला रिजल्ट ये है कि करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही ये चीज हटाते हैं तो हमारा आर लग जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है, तो लिखेंगे V इक्वल टू आई आर, है कि नहीं? जहां पे आर क्या है? आर एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। और इसको मापते किस में है? इसको मापते हैं ओम में। किस में मापते हैं? OHM, ओम में। चूंकि ओम ने रिलेशन दिया था तो उनको सम्मान देने के लिए इसको ओम में मापते हैं। और ओम का सिंबल ये है जो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक सिंबल से लिया गया है। ये पहला रिजल्ट था जो सबको याद है। दूसरा रिजल्ट क्या है? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट, the current is inversely proportional to the resistance of the conductor। अब अगर ये बोला जा रहा है कि अगर V इक्वल टू आई आर है, अगर 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 वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए, बैटरी को फिक्स्ड कर दिया जाए और वायर बदला जाए, तो जो करंट होगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस के। तुम सोचो ना कैसे आया? V इक्वल टू आई आर आया। अब V तो कांस्टेंट है,
इसको इधर भेज दो तो आई की वैल्यू हो गई कांस्टेंट बाई आर। इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में मैं ले रहा हूं, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब मैं कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, अगर किसी भी वायर का अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो उसमें करंट कितना ज्यादा और कितना कम बहेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम बहेगा, और अगर करंट ज्यादा होगा, अगर मान लो अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए बोला जाता है कि जो कंडक्टर होते हैं, जिन कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो अच्छे कंडक्टर नहीं माने जाते हैं। मतलब जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो एक खराब कंडक्टर होगा, वो बैड कंडक्टर होगा। और इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। अब सोचो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो करंट जीरो नहीं हो जाएगा? देखो, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा करंट उतना कम बहेगा। और जितना कम रेजिस्टेंस है, जैसे चांदी है उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो उसमें वायर उतना उसमें करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। अभी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के पीछे का रीजन क्या है, मतलब रेजिस्टेंस क्यों आता है, ये रेजिस्टेंस आता कैसे है। हमने देखा कि करंट क्यों बढ़ता है। करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट बनता है, करंट बहता है। पर रेजिस्टेंस क्यों बनता है, रेजिस्टेंस क्यों लगता है, मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या है, आता कहां से है। तो ये भी इसका भी जो गूढ़ रहस्य है वो वायर के अंदर ही, मटेरियल के अंदर ही छिपा हुआ है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बन रहा है। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो आई कम, मतलब रेजिस्टेंस करंट के लिए एक अवरोध का काम कर रहा है। जिस भी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम फ्लो हो रही है, मतलब वह उसके लिए अवरोध का काम है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा वहां करंट कम हो जाएगी, और जहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वहां करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगी। कितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए। तीसरा रिजल्ट क्या है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कांस्टेंट, then the value of constant is equal to resistance of the conductor। मतलब बोला जाता है, जैसे हमारा जो मेन फॉर्मूला है V is equal to IR, अगर V को I से डिवाइड कर दें तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और यही कांस्टेंट अपना रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से एमयू सवाल पूछता है। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में, ये तीनों रिजल्ट आपको ओम के नियम द्वारा दिया गया, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं जो ओम ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये तीनों रिजल्ट्स आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी बता दीजिए। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू? ए टू डी डिजिटल नॉलेज। ओके ओके, चलो एक लुल्ल सवाल और करते हैं, फिर एक अच्छे सवाल पे चलेंगे। एक लुल्ल सवाल, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द लैंप ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, कॉल्ड द करंट। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द लैंप। ठीक है, तो एक बैटरी है, सवाल ये बोल रहा है कि एक बैटरी है 4 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट की। उसको एक लैंप से कैलकुलेट कर दिया, एक लैंप से कनेक्ट कर दिया गया है। और अब चूंकि लैंप क्या है, लोड है, तो लोड का रेजिस्टेंस दिया गया 4 ओम। बताइए इसमें कितना करंट बहेगा। तो कितना करंट बहेगा बताओ? कुछ नहीं, करंट इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, क्योंकि V बराबर होता है IR। वोल्ट कितना है 4, ओम कितना है 4, दैट इज 1 एम्पियर। आंसर। लुल्ल सवाल, सवाल में कोई दम नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या तुमने अपने मन से 1 एम्पियर ला दिया था? बहुत बढ़िया, अबू तालिब ने और रौनक ने 1 एम्पियर अपने मन से लेके आ दिया था। इन लोगों ने अपने मन से कैलकुलेट किया था 1 एम्पियर। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। ओके, एक बेसिक सा सवाल है, एक बेसिक सा सवाल है, एक एग्जांपल है। थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें इसे सोचने में, पर इस सवाल में कोई दम है नहीं वैसे।
इस पॉइंट का जो वोल्टेज है दैट इज 100 वोल्ट, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, और दिस इज पॉइंट डी और दिस इज पॉइंट ई। ये भी वैसे लुल्ले सवाल है ना, टेंशन मत लेना, देख के घबराना मत। दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 20 ओम, ठीक। सबका रेजिस्टेंस दे दिया गया है। इसमें जो करंट वैरी है ये भी दे दिया गया है, 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। यहाँ पे कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे भी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए बी सी डी। इनके पोटेंशियल फाइंड करने हैं। कितने लोग को लग रहा है कि सर हम कर लेंगे, सही सही कर लेंगे? ऐसे सवाल में कोई दम नहीं है। कितने लोग को लग रहा है कि सर हम कर लेंगे? सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल लुल्ल सवाल है। आई होप आप लोग कर लेंगे। मोहम्मद सैफी सेइंग यस सर, मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया मोहम्मद सैफी बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को भाई साहब? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है? चलो बताओ, बोलो बोलो बोलो, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें ए का पोटेंशियल निकालना है। ए का पोटेंशियल हमें कब पता चलेगा? अगर मुझे बी का पोटेंशियल पता चल जाए तो ए का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे करंट यहां से जाने वाली पता है। अब मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ से जाने वाली करंट भी पता है 2 एम्पियर की है, तो बी भी पता चल जाएगा। कैसे? हाँ, अब यहाँ पे मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है बच्चा? पर ठीक, इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? 100, देखो मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, 100 माइनस वी बी, तो ये हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो 100, आर की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू 100 नहीं है चाचा, 10 है। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू वी बी। वी बी की जो वैल्यू है दैट इज 80 वोल्ट। अब अगर मुझे बी का वोल्टेज पता चल गया कि 80 वोल्ट है और यहाँ से करंट एक जा रही है, चूंकि इधर से जा रही है तो ये वाला बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, हमें यही फाइंड करना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इसका, इसके और इसके बीच में ओम्स लॉ लगाओ, तो लिखोगे वी ए माइनस 80। यही तो होता है, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 1। आर कितना है बोलो? 20। सॉल्व कर लो। वी ए की वैल्यू जो होगी 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो गया 100, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आई, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आई, तीनों किधर जाएंगी? इधर मिलके जाएंगी, और कितना जाएंगी? 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, दैट इज 3 एम्पियर। ये जो नियम है, वैसे भी तुम्हें बात पता चलेगा कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर की करंट आ रही है, और इन दोनों को मिलके इधर जाना है, तो इधर कितना एम्पियर जाएगा? ऑब्वियसली 3 एम्पियर जाएगा। और इसी बात को आगे चल के किरचॉफ जी बताएंगे, उसको बोलेंगे KCL, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में क्या बोला जाता है कि अगर यह जंक्शन है तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो आने वाली करंट टोटल कितनी है? 2 और 1, 3। तो आने वाली करंट 3 है, तो जाने वाली भी करंट 3 ही होनी चाहिए, तो यहां से 3 जाएगा। आगे चल के किरचॉफ जी इसको प्रूव करेंगे, अपना थियरम देंगे, लेकिन हमें तो वैसे भी बिना किरचॉफ जी के भी मालूम है। कैसे मालूम है भाई? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर पानी जैसा वो करो, तुम समझ लो पानी है, एक पाइप होता और एक पाइप होता, इधर से पानी भेजते और इधर से पानी भेजते, और आगे जाने का रास्ता यही वाला है, तो दोनों पानी मिलके आगे जाएगा, सिंपल। अरे पानी की करंट, वाटर करंट भी तो ऐसे ही जाती, तो जैसा वाटर करंट बिहेव कर रहा है वैसे इलेक्ट्रिक करंट बिहेव कर रहा है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात थोड़ी ना है कि नहीं? हाँ या ना? सोचो नहीं, सोचो नहीं, बोलो।
तो यहां से जाएगा 3। अब सोचो, अब ये 3 यहां जा रहा है, यहां 3 जा रहा है, और यहां से कितना जा रहा है, बोलो यहां से कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। पहले हम सी का वोल्टेज निकाल लेते हैं, बी का वोल्टेज निकल गया, सी का निकाल लेते हैं। सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ लगाओ, कैसे लगाओगे ओम्स लॉ, बोलोगे हाई वोल्टेज 80 माइनस लो वोल्टेज VC बराबर आई कितना है 3, आर कितना है 10, तो VC बराबर हो जाएगा 80 माइनस 30 दैट इज 50, तो VC की वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। ठीक, अगर VC मिल गया तो VE मिल जाएगा। कैसे, यहां से इधर करंट जा रहा है तो हाई ये होगा VE माइनस 50 बराबर आई 1 इंटू 20, VE की वैल्यू हो गई 70, तो ये मिल गया 70। अब अगर ये मिल गया तो बी भी मिल जाएगा। कैसे, देखो यहां से 3 आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आने वाली करंट कितनी हो गई 4 एम्पियर, तो जाएगी भी कितनी 4 एम्पियर, और यहाँ का 50 है, यहाँ का मुझे नहीं पता है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हाई वोल्टेज ये है, तो 50 माइनस VD इज इक्वल टू आई कितना है 4 और आर कितना है 5, तो 50 माइनस VD इज इक्वल टू 5 को 20, इसको इधर लेके आइए, VD इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 30 वोल्ट। आंसर कितने लोगों को ये सारे आंसर आ गए थे और कितने लोगों को मजा आ गया कि अरे सर कुछ नहीं था, एक सवाल ने मुझे ओम्स लॉ लगाना सिखा दिया, अब कहीं ओम्स लॉ लगवा लो, गारंटी के साथ लगा लूंगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो बोलो कितने लोगों को मजा आया यार, कुछ हार्ट वार्ट भेजो, है कि नहीं, थम वम भेजो, ओपी ओपी बोलोगे तब तो समझ में आएगा। इतना बढ़िया सवाल है, पूरा ओम्स लॉ एक सवाल में सिखा दिया कि कहीं पे भी सर्किट में ओम्स लॉ लगाना होगा कैसे लगाएंगे, तो भाई हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, और केसीएल का भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया। हाँ या ना, मजा आया कि नहीं, सही बोलो यार, मजा आया कि नहीं। अरे यार इलेक्ट्रिक सर्किट चाहे कैसा भी हो, सवाल तुमसे नहीं फंसेगा, आई कैन गारंटी ब्रो, डोंट वरी। ओके बच्चों पार्टी, मजा आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, देखो रेजिस्टेंस 2 तरीके के मिलेंगे हमें, एक होंगे ओमिक रेजिस्टेंस, और दूसरा होगा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग, पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वीआई कैरेक्टर स्केच को समझो, वीआई कैरेक्टर स्केच, वीआई कैरेक्टर स्केच में बोला गया कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया गया। किसका ग्राफ बनाया गया, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया गया। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू है करंट, और V इज इक्वल टू होगा R इंटू वाई। अगर वोल्टेज को Y पे रखूं, ये कांस्टेंट है, और इसको X पे रखूं, तो Y इज इक्वल टू MX टाइप का ग्राफ बनेगा। Y इज इक्वल टू MX टाइप का ग्राफ कैसा बनता है, तो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये क्या बता रहा है कि जब वोल्टेज जीरो था तो करंट जीरो था, जब वोल्टेज बढ़ा है तो करंट भी बढ़ गया, जब वोल्टेज और बढ़ा है तो करंट और बढ़ गया। और इस ग्राफ का जो स्लोप बताता है, क्या बताता है, अगर एंगल थीटा हो तो जो m बताएगा वो tan थीटा बराबर किसके होगा, रेजिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस v बाई आर, और v बाई आई किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। तो इसका जो स्लोप होता है ये रेजिस्टेंस को बताता है। तो लिख लो vi कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्लोप होता है vi कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ में जो स्लोप होता है किसको बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। और ओमिक मटेरियल वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब अगर उनका वी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया जाए तो जो ग्राफ बनना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना चाहिए। कैसा ग्राफ बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। वो ऐसा ग्राफ नहीं बने कि किसी, मतलब जैसे ये है एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, डायोड की। अब डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब इसमें वोल्टेज करंट ग्राफ बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बनने के बजाय कैसा बन रहा है, अजीब सा बन रहा है। मतलब एक
स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ये पैराबोलिक टाइप का कुछ बन रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का कुछ बन रहा है। तो हमारे लिए कंडक्टर वही है या ओमिक रेजिस्टेंस वाला मटेरियल वही है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो यहां पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा। ओम्स लॉ का लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ हम वहीं पे लगाएंगे जहां पे क्या हो, वी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा शो करे, स्ट्रेट लाइन शो करे। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रहा है तो वी कांट यूज ओम्स लॉ। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ। आर में पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? कितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है? लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, तुम सोचो ना। V इज इक्वल टू आई आर। यहां पे क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है? जब हम पीछे जाते हैं डायोड में, डायोड कैसी चीज होती है, डायोड कैसी चीज होती है, मान लो एक मटेरियल है जो डायोड है, यहां पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, यहां पे हाई वोल्टेज दे रहे हैं, यहां पे लो वोल्टेज दे रहे हैं, तो करंट फ्लो कराएगा। लेकिन अगर इसी डायोड में इसी डायोड में हम यहाँ पे यहाँ लो दे दें और यहाँ हाई दे दें, यहाँ हाई दे दें, तो फिर करंट जीरो हो जाएगी, करंट नहीं फ्लो करेगी, जैसा कि मैंने कल चार्जर वाला एग्जांपल बताया था। तो तुम बताओ, अगर यहाँ करंट जीरो हो जाता है तो फिर तो ओम लॉ का उल्लंघन हो गया। कैसे उल्लंघन हो गया? क्योंकि ओम्स लॉ कहते हैं कि अगर कोई वायर है तो अगर मैं बैटरी इधर से लगाऊंगा तो करंट इधर से फ्लो होगा, और अगर मैं बैटरी उल्टा लगाता, इधर से लगाता, तो करंट इधर से फ्लो होता। सिंपल सी बात है, करंट किधर से किधर फ्लो होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। पर यहां पे अगर मैं एक बैटरी लगा रहा हूं इधर से, तब तो करंट फ्लो हो रहा है, और जब ऐसे में बैटरी लगा रहा हूं तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जबकि ओम्स लॉ ने तो कुछ और बोला था। तो डायोड के केस में क्या हो गया, ओम्स लॉ का उल्लंघन हो गया। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। आर में पॉइंट? क्योंकि इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया ना कि डायोड कैसे काम कर रहा है, हाँ या ना? इस चीज को तो ओम साहब का जो इक्वेशन है ये क्या नहीं कर पा रहा है, इस चीज को ओम लॉ का जो इक्वेशन है एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि डायोड की वर्किंग कैसे है। डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो जब हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर केसेस में ओम्स लॉ नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? ओम्स लॉ नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, जो कि सबसे जरूरी है अपन लोग के लिए। तुम लोग को मजा तो आ रहा है ना बच्चा पार्टी? तुम लोग को मजा आ रहा है या अभी टाइम पास चल रहा है? हम्म। देखो तुम्हारे मैथ्स वाले सर भी आ गए, ये सही कि टाइम हो गया मेरा, बच्चे वेट कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ओके चलो। एक सवाल है, एक सवाल है, एक सवाल है, मैं तुम्हें पहले इसको कराता हूँ। ठीक है, दिस इज आई वी कैरेक्टर, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है भाई साहब? वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है, in the given figure saw that IV curve of nichrome wire for a given length and cross section, which of the following will yield curve 2? ठीक है, अब एक नाइक्रोम वायर का एक नाइक्रोम वायर का, सॉरी, एक नाइक्रोम वायर का क्या किया गया है कि आईवी दो वायर होंगे, ठीक है, जिनका क्या किया गया है कि दो कर्व दिया गया है, मतलब दो ग्राफ आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड द कर्व सेकंड? पहला, इंक्रीज द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर। अगर जैसे क्या है कि अगर पहला जो कर्व है ये किसी नाइक्रोम वायर का है, सवाल में बोला जा रहा है कि पहला कर्व एक नाइक्रोम वायर का है, ठीक है, जिसका कुछ क्या होगा, लेंथ होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। और दूसरा जो है तुम्हें बताना है कि किसका हो सकता है, दूसरा ग्राफ किसका हो सकता है। अब मैं नाइक्रोम के बारे में बता दूं कि हमारा जो हीटर होता है उसमें जो वायर यूज होता है वो कौन सा वायर होता है, वो नाइक्रोम वायर होता है।
और जो बल्ब के फिलामेंट में वायर यूज होता है वो टंगस्टन वायर यूज होता है। अब नाइक्रोम वायर ही क्यों हीटर में यूज होता है, उसके पीछे का रीजन है कि नाइक्रोम वायर का पहले तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और दूसरा वो जल्दी गलता नहीं है, वो चाहे कितना भी गर्म हो जाए, लाल तप्त हो जाए, पर गलेगा नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो इसके बारे में लिख लेना, नाइक्रोम वायर का क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। बात समझ में आ रहा है? आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। तो अगर ये किसी नाइक्रोम वायर का, अगर ये किसी नाइक्रोम वायर का क्या है, अगर ये किसी नाइक्रोम वायर का कर्व है, तो दूसरा किसका कर्व हो सकता है? तो चलो, अच्छा एक बात रेजिस्टेंस के बारे में मैं और तुम्हें आगे चल के बताऊंगा कि रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एल के, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, ए के, मतलब आर जो होता है वो इक्वल होता है रो एल बाई ए। कैसे होता है अभी आगे पढ़ेंगे। मतलब जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, ये बात बोला जाता है रेजिस्टेंस के बारे में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या बोल रहा है कि पहला जो कर्व है वो नाइक्रोम का है, तो दूसरा कर्व इसमें से किसके कर्व को दर्शा रहा होगा? तो बोल रहा है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर, क्या इससे लंबे नाइक्रोम वायर को दर्शा रहा है क्या? दूसरा, क्या इससे पतले नाइक्रोम वायर को दर्शा रहा है? या तीसरा, अगर नाइक्रोम को हम कॉपर वायर से रिप्लेस कर दे तो क्या उसको दर्शाएगा? या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं दर्शाएगा, सेकंड वाला। तो इस सारा खेल किससे रिलेटेड है, पहले दिमाग लगाओ, सोचो, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम मेरे क्वेश्चंस थोड़े डीप होते जाएंगे, एंड उन सारे क्वेश्चंस को तुम ऐसे मत सोचना कि लुल्ल लेवल से तुम क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ये दे दिया, अब तुम्हें समझ में आएगा नहीं, क्या दे रहा है, व्हाट इज दिस, इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं है, कैसे सॉल्व करूंगा? नहीं, सॉल्व होगा, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट की नीड है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग की नीड है। सवाल किससे सॉल्व होगा, किस मेथड से सॉल्व होगा, बताओ फटाक से। हाँ मोहम्मद सैफ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब पे बात होगी भाई, चर्चा होगी। कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट जाए तो कह देना सर आपने फ्री में पढ़ा है इसलिए आपने ये पॉइंट छोड़ दिया। कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, मैं लिख के दे रहा हूं, हर एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मेरे नोट से बाहर का है। हाँ एक आध सवाल अगर कभी किस्मत खराब हुई तुम्हारी तो बन जाएगा, अदरवाइज सब इसी में से बनेगा, और तुम सारे सवाल कर भी सकते हो। किससे आइडिया लगाओगे? सर रेजिस्टेंस से आइडिया लगाएंगे। अब कैसे? देखो किसका एंगल बड़ा है, देखो ए θ1 है, ए θ2 है। θ1 के वजह से जो स्लोप आएगा m जो आएगा o, और θ2 की वजह से m1 आया, जो स्लोप आएगा दैट इज m2। तो m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है? किसका स्लोप बड़ा है? सर θ2 जो है बड़ा है किससे? θ1 से। ठीक है, मतलब m2 बड़ा होगा m1 से, क्योंकि tan θ2 बड़ा होगा tan θ1 से, मतलब इसका स्लोप बड़ा होगा। अब इसका स्लोप vi ग्राफ का स्लोप समझना, vi कर्व नहीं है, IV कर्व है। कौन सा कर्व है? IV कर्व है। IV कर्व का स्लोप किसको बताएगा? तो इसका tan थीटा किसको बताएगा? इसका जो स्लोप है tan थीटा है, ये किसको बताएगा बोलो? परपेंडिकुलर अपन बेस को। परपेंडिकुलर क्या है? I, बेस क्या है? वोल्टेज। ये किसके बारे में है? ये किसको बता रहा है? I/V क्या होता है? 1/r होता है, 1/r होता है। तो इसका मतलब स्लोप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के। पीछे में मैं बोल रहा था कि इसका जो स्लोप होगा, पिछले सवाल में मैंने बोला कि जो इसका स्लोप होगा वो आर के इक्वल होगा, लेकिन वो कैसा कर्व था? वी कर्व था। लेकिन इसमें इसने क्या खेल किया है? IV कर्व कर दिया है। तो मैं बोल सकता हूं जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। स्लोप किसका ज्यादा है बच्चा पार्टी? M2 का। मतलब इस सेकंड वाले का स्लोप कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि R2 जो है कम है R1 से, इसका स्लोप ज्यादा है। तो तुम बताओ, अगर लेंथ बढ़ा दोगे, R2 का स्लोप R1 से कम होना चाहिए, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? साहब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो कम रेजिस्टेंस का चाहिए, तो पहला सवाल गलत। दूसरा क्या बोल रहा है?
अगर हम थिकनेस डिक्रीज कर दें, अगर हम थिकनेस घटा दें, तो क्या सेकंड वाले ग्राफ को दर्शा सकता है? तो सेकंड वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस कम है, लेकिन जब मैं उसके थिकनेस को पतला करूंगा, मतलब एरिया पतला करूंगा, एरिया पतला करूंगा, तो हमें पता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ए को मैं घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस फिर से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कम रेजिस्टेंस वाला वायर चाहिए। लेकिन अगर मैं नाइक्रोम को कॉपर से रिप्लेस कर दूं तब क्या होगा, तुम बताओ। तो देखो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि नाइक्रोम जो होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, अभी हमने देखा, लेकिन कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। तुम सोचो अगर कॉपर का रेजिस्टेंस हाई होता तो हम हीटर में कॉपर को लगाते ना, नाइक्रोम को काहे लिए लगाते हैं? लेकिन हम नाइक्रोम को लगा रहे हैं, कॉपर को नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा। हम कॉपर को किस लिए यूज कर रहे हैं? अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो दिस इज सी इज द आंसर। तो हर बार मुंह उठा के सवाल ही नहीं लगाना है, कई बार हम कॉन्सेप्चुअल सवाल से भी डील करेंगे। आप जिससे डील करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तगड़ी होना चाहिए। हमारा अगर कॉन्सेप्ट ढीला नहीं है तो सवाल नहीं बच के जाएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ढीला है तो सवाल पक्का बच के जाएगा, गलत करके आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, अब चलो हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर सबसे ज्यादा सवाल एएमयू ने अब तक किसी से पूछा है तो रेजिस्टेंस से पूछा है। अगर सबसे ज्यादा सवाल एएमयू और जामिया में कहीं से पूछा जाता है तो ये रेजिस्टेंस से पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पूछा जाता है। तो हमें रेजिस्टेंस पे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा, तुम लोग मैथ पढ़ना चाहते हो क्या, या इसको खत्म कर दें? आज खत्म कर दूं क्या इसको? कितनी स्लाइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, स्लाइड तो थोड़ा ज्यादा है, कोई नहीं, चलो हम कल से पढ़े क्या बच्चों पार्टी? देखो तुम्हारा रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे कोई टॉपिक नहीं छूटेगा यार, एएमयू के देखो जितने सवाल है ना सब करवा दूंगा यहीं, एएमयू के सवाल सारे करवा दूंगा। और अब तुम्हें डीपीपी नंबर 2 भी दूंगा। किसने डीपीपी 1 को पूरा कर लिया? क्या किसी ने डीपीपी नंबर 1 कंप्लीट कर लिया 100%? तुम्हारे मैथ्स वाले सर ठंड में आके खड़े हैं यहीं पर कह रहे हैं सर हमें भी मौका दिया जाए इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का कोई बात नहीं, चलो इसको अब हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। तुम लोग मैथ्स वाले सर से वो कर लेना। अच्छा, सबने खत्म कर दिया है ना डीपीपी? अगर खत्म करोगे तभी अगला डीपीपी दूंगा, और अगला डीपीपी तो यही ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस पे होगा। मजा आएगा, जबरदस्त डीपीपी लगा के तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो साहब बोल रहा है कि मैंने पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया। जीशान कह रहा है कि मैंने भी पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम लोगों को मजा आ रहा है या बस ऐसे ही टाइम पास? फलीजा, तुम्हें डीपीपी समझ में नहीं आ रही? तो क्या नहीं सवाल समझ में आ रहा है? जो नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो। हाँ, OMG, फलीजा कैसे कह सकती? ये तुम कह रही हो कि बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं। कौन कौन सा सवाल नहीं हो रहा है ग्रुप पे लिख के भेज दो। कल देखो जो सवाल ना हो ग्रुप पे लिख के सब लोग भेजेंगे। और कैसे लिख के भेजेंगे? अपना कॉपी पेन उठाइए, कौन कौन सा सवाल नहीं हो रहा है क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए। फिर जब मैं कल क्लास खत्म करूंगा तो लास्ट के 10 मिनट में उन सवालों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उस टाइम पे आपको होना जरूरी है, ठीक है? हर्षराज नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। अगर आप लोग को अच्छा हो तो बता दीजिए। ओके जी, शान कह रहा है सब समझ में आ रहा है। अगर सेशन अच्छा हो तो बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। हमारा मिशन ही यही है, हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे भाई। मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मैं एएमयू से पास आउट हूं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प माय जूनियर्स। क्योंकि हम लोगों के टाइम पे जब हमें एएमयू में आना था तो कोई भी गाइड नहीं करने वाला था। अलीगढ़ में जाके ही इसकी तैयारी हो सकती थी। एक पीवाईक्यू भी खरीदना होता था तो अलीगढ़ के किसी भैया से बोलना पड़ता था कि वहां के दुकान से खरीद के पार्सल कर दीजिए। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब मैं तुम्हें पीवाईक्यू दे रहा हूं, है ना? तुम सॉफ्ट कॉपी निकलवाओ, उसका प्रिंट निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं?
गाइड कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। बात समझ लो पेपर लीक है ना, क्योंकि इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। लीक ही मत समझ लेना, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। बट ठीक है, तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगे, है ना। मैं जो करा रहा हूँ ए मोर देन इनफ है एमयू को क्रैक करने के लिए, और हमारी फैकल्टी पूरी तरीके से तत्पर है। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो पाए, है कि नहीं। सारे मैं 4-5 इंजीनियर और डॉक्टर को खड़ा कर दूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, और 10 बच्चे अगर आके हमसे पढ़ें, तो फिर तो दूसरे लोग भी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे यार मतलब व्हाट इज दिस, है ना। कि बीटेक पास आउट करने के बाद वो भी एएमयू से, ये बंदा आके क्या कर रहा है, ही इज टीचिंग, और वो भी 4-5 लोगों को। हालांकि मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, बिकॉज टीचिंग जो है, इस प्रोफेशन को मैंने चूज किया था और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है, और मैं उन बच्चों की मदद करना चाहता हूं जिनको एक्चुअल में नीड है, जो अलीगढ़ में हैं या जो अलीगढ़ में नहीं भी हैं। अलीगढ़ आने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं से भी पढ़ो, आई विल टीच यू, वी विल टीच यू, वी विल ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि भाई साहब हम हैं तो तुम्हारे सीनियर। ओके, तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।